डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने समझा कि व्हाट इज द नीड ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, क्यों हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत महसूस करते हैं और क्यों इसे बनाते हैं। ठीक है, इतनी बात आप समझ चुके होंगे डेफिनेटली। और मैं कुछ टर्म्स फिक्स कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं फाइनल इमेज जब बोलूंगा तो फाइनल इमेज मैं उसको बोल रहा हूँ जो रेटिना पे बन रही है, वो फाइनल इमेज मैं नहीं बोल रहा हूँ। अल्टीमेटली वो फाइनल इमेज है, बट मैं फाइनल इमेज टर्म जब यूज करूंगा तो आप ये समझिएगा कि मैं रेटिना के बाहर जो लास्ट इमेज बन रही है दैट इज फाइनल इमेज। तो एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज। अच्छा, वो फाइनल इमेज अगर आप नेकेड आई से देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट इटसेल्फ इज द फाइनल इमेज जो रेटिना पे बनने के ठीक पहले है। ठीक है, मैं कह रहा हूं जो फाइनल इमेज बन रही है, अगर एंगल सबटेंडेड बाय दैट फाइनल इमेज एट आई पीस एट योर आई इज लार्ज इनफ, हम बड़ी आसानी से इमेज को विजुलाइज कर लेंगे, क्योंकि फाइनली हमें इमेज जो रेटिना पर बन रही है उसका साइज बड़ा करना है। उसका साइज तब बड़ा हो सकता है जब एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट आई पीस लार्ज हो। फॉर एग्जांपल, मैंने लास्ट क्लास में भी ये बात बताई थी, आज फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर हम किसी बहुत छोटे, मान लीजिए हम किसी बैक्टीरिया को देखना चाहते हैं जिसका साइज बहुत छोटा है, तो नेकेड आई से हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो नहीं दिखाई देने की वजह है कि बैक्टीरिया, पूरा बैक्टीरिया जो जो एंगल सबटेंड कर रहा है आई पीस पे, वो बहुत छोटा है। उसको बड़ा करने की जो टेक्निक है दैट इज मेकिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इस काम को हम परफॉर्म करने वाले हैं और हम कौन सी डेफिनेशंस भी फिक्स करेंगे कुछ। चलिए आइए समझते हैं। जैसे मैं आपको कहूं कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, और ये हमारा आई बॉल है। नेकेड आई से जब हम इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और हमने रखा इसको कहां पर है, कैपिटल डी डिस्टेंस पर, दैट इज नियरली 25 सेंटीमीटर फॉर ह्यूमन आई। और ये जो डी डिस्टेंस है ना, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या नाम है इसका? इसका नाम है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आप इस बात को ऐसा समझ लो कि अगर हम इससे और नजदीक इस ऑब्जेक्ट को रखते हैं आई पीस से, तो स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है। क्यों स्ट्रेस बढ़ता है? क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर को बहुत ज्यादा चेंज करना पड़ता है टू हैव 2.5 सेंटीमीटर एज द वैल्यू ऑफ वी। वी की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर मेंटेन करने के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर को काफी ज्यादा चेंज करना पड़ता है, जिससे स्ट्रेस लेवल, यहाँ जो सेलरी मसल्स है उनमें स्ट्रेस लेवल काफी ज्यादा हो जाता है और वो स्ट्रेस लेवल परमिसिबल नहीं है। इससे ज्यादा नजदीक रखने पर जो स्ट्रेस लेवल है दैट इज नॉट परमिसिबल, और इससे दूर रखने पर कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे अगर आप ऑब्जेक्ट को और दूर, नेकेड आई की बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को अगर जितना दूर करते जाएंगे स्ट्रेस लेवल उतना कम होता जाएगा। तो मिनिमम स्ट्रेस कब होगा? जब ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा? इन्फिनिटी पे रखा होगा। मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ पर होगा? जब ये ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर या कैपिटल डी डिस्टेंस पे रखा है। इससे और पास करने पे स्ट्रेस लेवल और बढ़ जाएगा, बट दैट इज नॉट परमिसिबल वैल्यूज। तो इससे पास हमें रखना ही नहीं है। नॉट इवन जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो भी हमें नहीं रखना है ना। बात समझ में आई? एक्सपेरिमेंट करते समय ऑब्जेक्ट को डी से लेके इंफिनिटी के बीच में ही हमेशा रखना है। इससे कम रखने पे स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है। जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखते हैं, देखो हम दो बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं। एक ये मैक्सिमम स्ट्रेस लेवल वाली बाउंड्री है, इस डी को हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और दूसरी बाउंड्री जो है वो इंफिनिटी पे। हालांकि इंफिनिटी पॉइंट फिक्स तो नहीं होता है, पर आप समझ पा रहे होंगे कि ये बहुत ज्यादा है। तो अगर बहुत ज्यादा है तो इसको अगर यहाँ पे रखा जाए फाइनल इमेज को, तो हम बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं? नॉर्मल एडजस्टमेंट, या फिर बोलते हैं रिलैक्स्ड आई एडजस्टमेंट। और जब फाइनल इमेज यहां पर बनती है तो हम उसको बोलते हैं क्या? डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट। डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट बोल सकते हैं।
चलो पहले ये तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रखने की बात है। पहले मैं नेकेड आई में अगर रखूं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को या यहाँ पे रखूं तो क्या हो रहा है। तो जब मैंने यहाँ रखा तो जो एंगल सबटेंड कर रहा है दैट इज थीटा नॉट। अगर इसकी हाइट h है तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा नॉट, इट इज नियरली h डिवाइडेड बाई d। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि इसी ऑब्जेक्ट को मैं बहुत क्लियर देखना चाहता हूं, तो मैं ये एंगल चाहता हूं बढ़ जाए। कौन सा एंगल? ये जो थीटा नॉट एंगल है ना, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए, थोड़ा सा बड़ा हो जाए। पर ध्यान क्या रखना है कि जो फाइनल इमेज है नेकेड आई के पहले, मतलब आईपीस के पहले जो फाइनल इमेज बन रही है वो कैपिटल डी से ज्यादा क्लोज नहीं होनी चाहिए और इन्फिनिटी से दूर तो हो ही नहीं सकती है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास रखा यहाँ पर। क्यों ऐसा रखा? क्योंकि यहाँ पर मैं एक लेंस यूज करने जा रहा हूँ, एक लेंस, और इस लेंस को हम लोग बोलेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या बोलेंगे? सिंपल माइक्रोस्कोप। एक लेंस है केवल, कन्वर्जिंग लेंस। और अब मैं चाहता हूं कि ये ऐसी जगह रखा जाए से यू, जिससे फाइनल इमेज जो है वो कहां बने? डी पर बन जाए, यहां बन जाए। फाइनल इमेज कहां बने? डी पर बन जाए। ठीक है, और अब ये फाइनल इमेज आई लेंस के लिए यूज होगी। फॉर दिस लेंस, ये जो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप लगाया है, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। ठीक है, नाउ दिस इज द फाइनल इमेज बिफोर नेकेड आई। तो नेकेड आई के लिए ये ऑब्जेक्ट है और इमेज कहां बनेगी? रेटिना पर बनेगी। बात समझ में आई? तो इस केस में अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं एंगल सबटेंडेड एट द आई पीस, तो एंगल सबटेंडेड बाय द आई पीस, तो देखो मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर सेलेक्ट कर रहा हूँ लाइट रे ऐसी, है ना, और इस एंगल को मैं कह रहा हूँ थीटा। हाइट इसकी h है और इसकी हाइट h डैश हो जाएगी। ठीक है, अब अगर लेंस से आपको इमेज बनाना आता है तब तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आप प्रॉब्लम महसूस करेंगे, पक्की बात है। तो इस लेंस के लिए, इस सिंपल माइक्रोस्कोप की फोकल लेंथ मैंने f मान ली है। किसकी? इसकी फोकल लेंथ f मान ली। तो क्या लिख सकता हूं मैं? थीटा इक्वल टू, बोलो, या तो मैं h बाई यू लिख लूं या फिर मैं h डैश बाई डी लिख लूं, जो मुझे पसंद हो वो लिख लूं। तो चलो, पता नहीं क्या लिखना पड़ेगा, चेक करते हैं। तो 1/f, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए 1/f इक्वल टू 1/v। 1/v, v मतलब कितना? माइनस टी, माइनस 1/u, u कितना? माइनस u। अब ध्यान से देखो इसको, h से अगर मैं मल्टीप्लाई, h बाई यू है ना थीटा की वैल्यू, तो h से मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया h बाई एफ इक्वल टू, ठहर जाओ, हम निकालना क्या चाहते हैं पहले उस पर ध्यान दिया जाए। हम निकालना ये चाहते हैं कि थीटा अपॉन थीटा नॉट, इट इज डिफाइंड एज मैग्नीफाइंग पावर। इसको क्या डिफाइन किया गया? मैग्नीफाइंग पावर डिफाइन किया गया। तो चलो पहले ये इसी पे जरा टूटते हैं। क्या दिया हुआ है? थीटा, दैट इज h बाई डी अपॉन थीटा नॉट, उल्टा लिखा है, थीटा मीन्स h बाई यू, थीटा मीन्स h बाई यू, h बाई यू डिवाइडेड बाई h बाई डी। ठीक है, और क्या आ गया? ये आ गया d बाई यू। बहुत बढ़िया। ये कौन सा एडजस्टमेंट है? इसमें हमने जो सिंपल माइक्रोस्कोप है इसको ऐसे यूज किया है कि फाइनल इमेज कहाँ बन रही है? ये है फाइनल इमेज, फाइनल इमेज डी पे बन रही है, तो ये डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट कहलाता है ना। और ये थीटा अपॉन थीटा नॉट की वैल्यू अगर आपको लिखनी है तो एक स्टेप और आप आगे कर सकते हैं, दैट इज डी बाई यू। और डी बाई यू को लिखने के लिए मैं यहाँ पे काम कर रहा था, देखो डी बाई यू, इसको डी से मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया डी बाई एफ इक्वल टू -1 प्लस डी बाई यू। तो डी बाई यू की जगह आप लिख सकते हैं 1 प्लस डी बाई। ठीक, तो ये जो रिजल्ट आया है, ये जो रिजल्ट आया है किसका है? डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट का है। किसका है? डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट का, है ना। ठीक,
क्या नाम है इसका, डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट। किसका, सिंपल माइक्रोस्कोप का। अब कोई मेरे को कहता है कि सर ये डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट तो ठीक है, समझ में आ गई बात, इसमें क्या रिलैक्स्ड आई एडजस्टमेंट या नॉर्मल एडजस्टमेंट नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है, चेक करते हैं। नॉर्मल एडजस्टमेंट अगर करना है तो हमें क्या करना होगा है? हम फाइनल इमेज इस बार कहाँ चाहते हैं, फाइनल इमेज चाहते हैं इंफिनिटी पे। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ कितनी दूर रखा जाए, एफ पे रखा जाए, तो फाइनल इमेज ऑटोमेटिकली कहाँ बनेगी, इंफिनिटी पे बनेगी। इस केस में जो एंगल सबटेंडेड होगा उसको मैं थीटा लिख रहा हूँ, समझ गए क्या? ठीक है ना। तो इस बार जो थीटा आएगा उसको क्या लिखेंगे, इस बार जो थीटा की वैल्यू आएगी, थीटा हो जाएगा क्या, h बाई एफ। तो मैग्नीफाइंग पावर अगर मैं अब लिखना चाहूँ कंपेयरिंग विद नेकेड आई, तो नेकेड आई में क्या था, बोलो भाई, नेकेड आई में इसकी वैल्यू क्या थी, थीटा की वैल्यू, थीटा नॉट की वैल्यू, थीटा नॉट की वैल्यू थी h बाई डी। क्या वैल्यू थी, h बाई डी। तो मैग्नीफाइंग पावर विल बी थीटा अपॉन थीटा नॉट। तो थीटा नॉट की वैल्यू h बाई डी और थीटा की वैल्यू क्या होगी, h बाई एफ। तो कितना आ गया, मैग्नीफाइंग पावर आ गई d बाई एफ। ठीक है, तो ये दूसरा केस हो गया जिसमें इसको कौन सा एडजस्टमेंट बोलेंगे, नॉर्मल या रिलैक्स्ड आई, रिलैक्स्ड आई। ठीक है, तो जैसे इसको समझा ऐसे ही और भी क्या कहते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं बिल्कुल इसी तरह के। फॉर एग्जांपल मैं दूसरा केस ले रहा हूँ, दूसरा देखो, फिर वही बात, नेकेड आई का थीटा नॉट तो वो ही आएगा, वैसे ही आएगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो हमने एक लेंस ऐसा यूज किया और ऑब्जेक्ट को हमने रखा यहाँ पर, ठीक है, और ये एक लाइट रे ऐसे आ रही है और एक लाइट रे ऐसे आ रही है, ठीक, और ये लाइट रे ऐसे आ रही है। सो ये फर्स्ट इमेज बनी। उसके बाद हमने मल्टीपल लेंसेज यूज करने की सोची यहाँ पर, और एक और लेंस यूज किया, और इसका जो दूसरा लेंस है वो हमें ऐसे रखना है, ऐसे रखना है जिससे इस बार जो इमेज बनी वो वर्चुअल बने, वर्चुअल बने। और कैसी बने, इनलार्ज्ड। तो इसको पीछे बढ़ाया, इसको पीछे बढ़ाया और इसको इधर बढ़ाया, ठीक है। और फाइनल इमेज फॉर्म करने के चक्कर में हूँ भाई मैं, तो फाइनल इमेज जब फॉर्म करना है तो फाइनल इमेज कहीं बनसकती है, पीछे बनेगी, काफी दूर बन सकती है, मान लो यहाँ बन गई फाइनल इमेज, यहाँ पर बन गई, और दिस इज द लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज। और आप समझ रहे होंगे इसके बाद आई पीस है, इस बार आई पीस में ऐसे बना दे रहा हूँ, समझ गए होंगे आप। इसके बाद तो ये फाइनल इमेज हुई ना, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगी फॉर आई लेंस, इसके लिए। अच्छा, इसमें इन दोनों लेंसेज का नाम भी रखा गया है, जैसे इसका नाम रखा जाएगा ऑब्जेक्टिव लेंस, ये कौन सा लेंस है, ऑब्जेक्टिव, और इसका नाम रखा गया क्या, आई पीस, आई पीस। इसकी फोकल लेंथ मैं लिख रहा हूँ एफ नॉट, एफ ओ, और इसकी फोकल लेंथ लिख रहा हूँ एफ, ठीक है। अब फाइनल इमेज हम कहाँ चाहते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मान लो मैं डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ तो इसको रखूंगा डी, और जब मैं नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करूंगा तो ये फाइनल इमेज इंफिनिटी बनेगी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इंफिनिटी आएगी। तो डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट में ये डिस्टेंस मैं लिखूंगा u, ue लिख रहा हूं, इसको मैं लिख रहा हूं u नॉट, इसको मैं लिख रहा हूं v नॉट, और इसको ue। यही ue की वैल्यू fe के बराबर अगर कर दी जाए तो ऑटोमेटिकली फाइनल इमेज इंफिनिटी, ये वाला केस हो जाएगा। तो पहले मैंने केस केवल d वाला लिया है, तो कौन से एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूं,
मैं बात कर रहा हूँ किसकी, डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट, डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। तो डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट में अब ये थीटा कौन सा एंगल लिया जाए, ऑब्वियसली ये वाला एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा, तो ये एच डैश ले लिया मैंने। तो मुझे थीटा की, थीटा नॉट की वैल्यू क्या है, थीटा नॉट की वैल्यू क्या है, एच अपॉन डी, एच बाई डी। और थीटा की वैल्यू क्या है, तो थीटा की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो एच तो इसका साइज है ना, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये तो एच डैश है, तो थीटा की वैल्यू आएगी एच डैश अपॉन, डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट में थीटा की वैल्यू एच डैश अपॉन यूई, ठीक है। अब थीटा अपॉन थीटा नॉट अगर कर दिया जाए, क्या करें, थीटा अपॉन थीटा नॉट की वैल्यू अगर हम निकालें, तो थीटा अपॉन थीटा नॉट की वैल्यू क्या आ रही है, बोलो, डी बाई यूई। अब डी बाई यूई की वैल्यू निकालें तो इस वाले लेंस के लिए मैं लिखना चाहता हूँ, इस वाले लेंस के लिए क्या लिखा जाए, बोलो। इसके लिए हम लिखेंगे 1 अपॉन एफ ई इक्वल टू 1 बाई वी, वी कितना है, कैपिटल डी के बराबर, माइनस 1 बाई यू, डी की जगह माइनस डी आएगा, 1 बाई यू की जगह माइनस यू ही आएगा। अब इस इक्वेशन में एक काम करो, डी से मल्टीप्लाई कर दो, तो डी अपॉन एफ ई इक्वल टू -1 प्लस डी अपॉन यू, ठीक है ना। तो इसका मतलब है ये वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस डी अपॉन एफ। एक गड़बड़ कर दी, बहुत जबरदस्त गड़बड़ की है बेटा, और ये गड़बड़ सभी करते हैं, सभी करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि इसको प्रैक्टिस में लेके आना है। क्या गड़बड़ की बताओ, ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, पेन मिस्टेक इसको हम बोलते हैं। ये थीटा अपॉन थीटा नॉट लिखते समय ये एच डैश और एच नहीं लिखा मैंने, इसमें केवल डी बाई यू ही थोड़ी आएगा, एच और एच डैश भी तो रहेंगे, रहेंगे ना। एच और एच डैश को अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो इसमें ये टर्म जो लिखा है मैंने, इसमें कुछ चीजें ऐड हो जाएंगी, मतलब और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आएगा डी अपॉन यू, हमें लिखना था थीटा अपॉन थीटा नॉट, तो डी अपॉन यू इंटू एच डैश अपॉन एच, ठीक। अब गड़बड़ कोई नहीं है, ये मैग्नीफाइंग पावर है, तो मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू आ गई डी अपॉन यू इंटू एच डैश बाई एच, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एच डैश अपॉन एच मल्टीप्लाइड बाई डी बाई यू, उसकी जगह तो जो मैंने कैलकुलेट किया इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, 1 प्लस डी अपॉन एफ, ये टर्म तो आएगा। अब आपको ये देखना है एच डैश बाई एच की वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो एच डैश बाई एच के लिए क्या करें भाई, यहाँ मुझे सिमिलर ट्रायंगल के अलावा कुछ तो समझ में आ नहीं रहा है। अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा, हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ एच डैश अपॉन एच इक्वल टू वी जीरो अपॉन यू जीरो, इसका मतलब रिजल्ट आ गया वी जीरो अपॉन यू जीरो इंटू 1 प्लस डी अपॉन, करेक्ट है ये, है ना, एकदम सटीक रिजल्ट है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, करेक्ट बात। लेकिन ये कौन सा एडजस्टमेंट है, कौन सा एडजस्टमेंट है, ये है डायरेक्ट विजन एडजस्टमेंट। क्या है, डायरेक्ट विजन। अब V नॉट अपॉन यू नॉट को देखो, इसमें कोई घबराने की बात नहीं, V नॉट अपॉन यू नॉट की वैल्यू FO के साथ कनेक्टेड है, तो ये मत सोचना इसमें FO तो आया नहीं, आया भाई, V नॉट यू नॉट के टर्म्स में आया है ना। तो FO की वैल्यू अगर अगर अब देखो क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो ऐसा मत सोचना कि तुम्हें यही फॉर्मूला लगा देना होगा केवल, नहीं, वो बीच से कुछ भी निकाल के पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने FO और UO अगर दिया हुआ है, तो VO आप खुद कैलकुलेट करके यहाँ पुट करेंगे, है ना। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस वाले लेंस जिसकी फोकल लेंथ f नॉट है, इस लेंस में हम लेंस मेकर फॉर्मूला लगा 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u अप्लाई करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, जो भी कैलकुलेशन करनी इसी से हो जाएगी। तो ये एडजस्टमेंट कौन सा, इसका नाम यहाँ रख देते हैं भाई, कोई मिस ना करे, ये है डायरेक्ट विजन एडजस्टमेंट। कौन सा विजन है ये, डायरेक्ट विजन एडजस्टमेंट। दूसरा कौन सा एडजस्टमेंट हो सकता है, दूसरा एडजस्टमेंट हो सकता है नॉर्मल आई एडजस्टमेंट या रिलैक्स्ड आई एडजस्टमेंट। रिलैक्स्ड आई एडजस्टमेंट में फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। फाइनल इमेज अगर इन्फिनिटी पे बनेगी तो ये डी की वैल्यू इन्फिनिटी होनी चाहिए, और ये इन्फिनिटी तब होगा जब यूई की वैल्यू एफ ई के बराबर हो जाएगी। तो यूई की वैल्यू अगर एफ ई के बराबर हो जाएगी तो हम यहाँ यहाँ काम कर लेंगे, यही काम कर लेंगे। तो देखो यही काम कर लो,
बताओ क्या आ रहा है, देखो जरा ध्यान से बच्चा। ये आ रहा है, आइए भाई साहब आप इधर जरा थोड़ा सा, धन्यवाद। तो ये आ जाएगा क्या, रिलैक्स्ड आई एडजस्टमेंट। क्या लिख रहा हूं मैं, रिलैक्स्ड आई एडजस्टमेंट। इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है जानते हैं आप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या नाम है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये हो जाएगा डी अपॉन यूई, क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर में इसमें क्या लिखना है, ये यूई हो जाएगा, फाइनल इमेज इंफिनिटी पे हो जाएगी। यूई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ई के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यूई की वैल्यू अगर एफ ई के बराबर हो जाएगी तो यहाँ पर देखो डी की जगह इंफिनिटी। एक बार चेक कर लेते हैं इसको, डायग्राम को फिर से देखिए। यहाँ पर यहाँ देखिए, जिसका एक्चुअली दूसरा डायग्राम बनता है, नेक्स्ट डायग्राम मैं नहीं बनाना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इसको यूई को अगर मैं एफ ई रख दूं तो ये फाइनल इमेज कहाँ बन जाएगी, इंफिनिटी। उस केस में यूई की जगह अगर एफ ई रखा जाएगा तो ये एच डैश अपॉन एफ ई क्या आएगा, एच डैश अपॉन यूई की जगह एच डैश अपॉन एफ ई आ जाएगा। तो मैग्नीफाइंग पावर रिलैक्स्ड आई एडजस्टमेंट में एच डैश अपॉन एफ ई लिख दिया जाएगा, तो डी अपॉन एफ ई ये आएगा डी अपॉन एफ ई इंटू एच डैश अपॉन एच। और एच डैश अपॉन एच को अगर हम सॉल्व करें, एच डैश तो वो तो यही आएगा, तो ये हो जाएगा रिजल्ट वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी बाई एफ। ठीक, कौन सा एडजस्टमेंट है ये है कौन सा, रिलैक्स्ड आई एडजस्टमेंट। एक और बात बच्चों ध्यान रख लेना थोड़ी सी, और वो ये है कि अगर यहां पर लेंथ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये हो गया वीओ प्लस यूई, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और एक और बात ध्यान रखना कि यूई जो है वो बहुत छोटा होता है इन टर्म्स ऑफ वी नॉट। क्यों ऐसा, क्योंकि दूसरी इमेज हम वर्चुअल बना रहे हैं ना, है ना। तो वर्चुअल इमेज कन्वर्जिंग लेंस में कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट जो है बहुत पास होता है किसके, लेंस के। तो यूई बहुत छोटा है वी नॉट से, तो दिस इज नियरली इक्वल टू वी नॉट। तो कई बार टर्म्स जो पूछे जाते हैं उसमें लेंथ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोल करके यूज करते हैं, तो उस केस में आप इस तरह से इन इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं जहां पर रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, बात समझ में आई। तो इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है कंपाउंड, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, इसमें दो तरह के एडजस्टमेंट हमने देखे। क्लियर बात, समझ में आ गई इतनी बात, है ना। इसका नाम क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसका यूज क्या है, इससे हम बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर से ये थोड़ा ज्यादा है, काफी ज्यादा है ना। और फिजिक्स लैब में या बायोलॉजी लैब में, मेनली बायोलॉजी लैब में कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बहुत जबरदस्त यूज होता है, ये बात आप लोग समझते हैं बहुत अच्छे से। तो आइए हम नेक्स्ट मूव करते हैं, है ना। नेक्स्ट केस उठाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं भाई और क्या है। तो तीसरा एक और है जो सबसे इंपॉर्टेंट, और वो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, टेलीस्कोप भी बोल सकते हैं। अब टेलीस्कोप में देखो एक और बात है, क्या टेलीस्कोप में ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, जैसे मून है, कोई स्टार है ना, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं। तो उनको हम पास लाके डिस्टिंक्ट विजन पे रख तो नहीं सकते, वो तो जहां पर है वहीं पर है। फॉर एग्जाम्पल अगर बोला जाए कि हम ऐसे रख रहे हैं लेंस को, और जो ऑब्जेक्ट है, अब हो सकता है ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। तो मैं इसमें केवल ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट ले रहा हूं, ये वाला, और
इस वाली लाइट रे को मैंने सेलेक्ट किया और दूसरी एक और लाइट रे इसके पैरेलल बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है और उस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज पैरेलल आती हुई मानी जा सकती है। तो ये जो एंगल है, इस एंगल को मैंने कहा थीटा नॉट। दिस एंगल इज थीटा नॉट। ठीक है, जो नेकेड आई वाली बात हो रही है वो यही है, थीटा नॉट। नेकेड आई से देखोगे तो यही एंगल बनाएगा ये। ठीक है, और मैंने ऑब्जेक्ट का साइज यहाँ से यहाँ तक रेडियस को ले लिया ऑब्जेक्ट और उसी से काम कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा केस कौन सा हो सकता है? दूसरा क्या हो सकता है? अगला स्टेप ये कि ये तो जो इमेज बनाएगा, ये जो इमेज बनाएगा, ये लाइट रे ऐसे आगे जाएगी और ये लाइट रे यहाँ कहीं आपस में इंटरसेक्शन होगा। तो यहाँ इंटरसेक्शन होने पर ये इमेज बनेगी और इसका जो साइज है, ये इसका ये जो डिस्टेंस है, ये किसके बराबर हो जाएगी? FO के बराबर हो जाएगी, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये FO हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम लोग दूसरा एक लेंस यूज करते हैं और इस इमेज को हम इनलार्ज करने की कोशिश करते हैं, जैसा हम लोग पहले करते थे। इस इमेज को हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं? इनलार्ज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो इसको बेटा, ये ऐसे जा रहा है। ठीक, और ये दोनों लाइट रे अगर एक्सटेंड की जाए पीछे, यहाँ एक्सटेंड की जाए और इसको एक्सटेंड किया जाए तो ये यहाँ पर बनता है ऐसे। ये है इमेज। ठीक है, अब यहाँ पर भी दो एडजस्टमेंट होंगे ऑब्वियसली, है ना? कौन से? तो ये जो डिस्टेंस है मैं पहले d मान लेता हूँ कि डिस्टिंक्ट विजन है ना। तो डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। तो डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट में फाइनल इमेज यहाँ बनेगी, इसकी फोकल लेंथ FE है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ, ये एंगल थीटा नॉट है, ये भी थीटा नॉट हो जाएगा और इस एंगल को मैं कह रहा हूँ थीटा है। ठीक, इसकी हाइट मैंने h ले ली है, h डैश ले लो, ऐसा क्या है। ठीक, तो मैं कह रहा हूँ कि जो थीटा है, थीटा अपॉन थीटा नॉट, यही तो होगा मैग्नीफाइंग पावर। तो देखो थीटा अपॉन थीटा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी, ये डिस्टेंस कितनी ले ली जाए, यूई ले लें और क्या करें भाई, यूई। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी h डैश बाई यूई, और थीटा नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, h डैश बाई FO, h डैश अपॉन FO। तो ये वैल्यू क्या हो गई, FO अपॉन यूई। डायरेक्ट विजन एडजस्टमेंट की बात चल रही है तो क्या लिखा जाए बोलो भाई। तो इसमें लिख रहा हूं मैं 1 अपॉन FE इक्वल टू 1 बाई V, मतलब 1 बाई माइनस D, माइनस 1 बाई U, U कितना, माइनस UI। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, किसके किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए, D से मल्टीप्लाई कर दो। तो आ गया D अपॉन FE इक्वल टू -1 प्लस D अपॉन UI। D से मल्टीप्लाई करके तो मुझे कोई फायदा नहीं दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है क्या आपको? FO से मल्टीप्लाई करो, FO से, यहाँ FO अपॉन यू है ना, तो यहाँ काम हो जाएगा एक बार में। तो FO अपॉन FE, FO अपॉन माइनस D प्लस FO अपॉन UE। तो अब ये वैल्यू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, FO अपॉन UE की जगह क्या लिख सकते हैं, FO ब्रैकेट में 1 बाई D प्लस 1 बाई FE। करेक्ट। इसको अगर हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर FO कॉमन ले लिया और FE भी कॉमन ले लो, है ना। FE, अरे सॉरी FE कॉमन ले, तो यहाँ पर आ जाएगा, FE कॉमन लोगे तो आ जाएगा 1 प्लस FE बाई D। ये फॉर्मूला बन गया भाई मैग्नीफाइंग पावर का। और कौन से एडजस्टमेंट की बात चल रही है, डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट। कौन से एडजस्टमेंट की बात चल रही है, डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट की बात चल रही है। डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट की बात। तो रिजल्ट याद भी रखना है, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है डायरेक्ट यूज होता है रिजल्ट का,
लेकिन समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर क्या क्या कैसे किया गया। दूसरी बात, अगर मैं इसमें रिलैक्स्ड आई एडजस्टमेंट की बात करूं, किसकी, रिलैक्स्ड आई एडजस्टमेंट, अगर इसकी बात हो तो रिलैक्स्ड आई एडजस्टमेंट में क्या किया जाएगा बताओ। रिलैक्स्ड आई एडजस्टमेंट में फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, फाइनल इमेज कहाँ बनेगी बोलो, फाइनल इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। तो फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे तब बनेगी जब यूई की वैल्यू एफ के बराबर होगी। उस केस में मैग्नीफाइंग पावर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। अगर यूई की वैल्यू एफ के बराबर हो जाए तो ये एफ ओ अपॉन एफ ई, इट इज एफ ओ अपॉन एफ ई। बात समझ में आ गई? ठीक है बच्चा, क्लियर? तो ये नॉर्मल रिलैक्स्ड आई एडजस्टमेंट है या नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये टेलीस्कोप का यूज कोई जरूरी नहीं है हम एस्ट्रोनॉमिकल यूज ही करें केवल, है ना। क्रिकेट मैच वगैरह भी हम टेलीस्कोप का यूज करके देखते हैं, कई बार हमें दूर से, जब हमें स्टेडियम से नहीं दिखाई देती चीजें। तो अब इसमें देखो एक खास बात है कि यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि फर्क नहीं पड़ता फाइनल इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। तो फाइनल इमेज इन्वर्टेड अगर बन रही है तो फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप स्टार्स को देख रहे हैं, है ना। लेकिन आप ट्री को देख रहे हैं अगर, तो वो इन्वर्टेड इमेज थोड़ा ऑड महसूस कर रहा है। क्रिकेट मैच को देख रहे हैं, प्लेयर्स आपको उल्टे दिखाई देंगे शीर्षासन करते हुए, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस केस में यहाँ पर कई बार हम क्या करते हैं, एक इरेक्टाइल लेंस यूज करते हैं। इरेक्टाइल लेंस जो होता है वो क्या करता है, वो ये जो इन्वर्टेड इमेज बनी है, इस इन्वर्टेड इमेज को दोबारा से इरेक्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम यूज करते हैं, इसके बाद तो जो एच डैश साइज की इमेज बनी है, इसके बाद अगर हम ऐसा एक इरेक्टिंग लेंस यूज करते हैं, तो इस इरेक्टिंग लेंस की अगर फोकल लेंथ एफ ही रखते हैं, केवल एफ है, और ये डिस्टेंस अगर 2f के बराबर रख दी जाए, कितनी रख दी जाए, 2f के बराबर, तो इसकी एक इन्वर्टेड सेम साइज की इमेज 2f पे बन जाएगी, ठीक। और उसके बाद फिर हम ये वाला लेंस रख देंगे। सारे काम वैसे ही होंगे, केवल यहाँ पर ये इरेक्टिंग लेंस यूज करके सेम साइज की इन्वर्टेड के बजाय इरेक्ट इमेज अचीव की जा सकती है। अभी इसका लेंथ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अगर कोई कहता है तो वो हो जाएगा FO प्लस UE, ठीक। लेकिन अगर ये लेंस यूज कर लिया जाए बीच में, इरेक्टिंग लेंस, तो उस केस में टोटल लेंथ हो जाएगा FO प्लस 4F प्लस UE हो जाएगा। तो जो 4F, जो F है, स्मॉल f है, ये इरेक्टिंग लेंस की फोकल लेंथ है। बात समझ में आई, क्लियर है? उसके बाद इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में और भी बहुत सारे मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं, पर वो सारे मॉडिफिकेशंस, जो भी मॉडिफिकेशन इसमें किया जाए, वो आपके कंट्रोल के अंदर होगा अगर आपने अभी तक की सारी बातें समझी हुई हैं। और कौन कौन सी बातें, मैं लेक्चर 1 और इस लेक्चर 2 की बात कर रहा हूँ, दोनों की बात कर रहा हूँ। तो लेक्चर 1 में आपको ये समझ में आएगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज क्या है, क्यों हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए कोई पर्टिकुलर तरीका अपना रहे हैं, एंगल सबटेंडेड से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, और फिर उस काम को करना कैसे है, ये लेक्चर 2 में मैंने बताया, ठीक है। तो इतनी बातें अगर आपको आती हैं बच्चों, तो नीट एग्जाम के किसी भी क्वेश्चन की अगर बात करें जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे बेस्ड हो, स्पेशली जो जेई मेन का पेपर होता है उसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सिलेबस में है, जेई एडवांस में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सिलेबस में नहीं है, तो जेई एडवांस में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चंस आपको देखने को डेफिनेटली नहीं मिलेंगे। लेकिन मेंस एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। अगर इतनी थोड़ी सी मेहनत से हमारा एक क्वेश्चन पक्का सही होता है तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। पिछला लेक्चर मेरा आधे घंटे का रहा होगा या 20 मिनट का, और ये लेक्चर मेरा 35 मिनट 37 मिनट्स का है। बस ये 2 लेक्चर आपको करने, अपने आप सारे सवाल आपसे होने लगेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक भी मैं डालने वाला हूँ बहुत जल्दी। अगर आप चाहते हैं कि आपको कॉन्टिन्यूसली और रेगुलरली मेरे डाले हुए वीडियोस मिलते रहें, जिनसे आपको प्रॉपर गाइडलाइंस मिलती रहे फॉर जेई मेन और जेई एडवांस एग्जाम की, या फिर अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए अगर आप चाहते हैं फिजिक्स को सीखना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको रेगुलरली इंफॉर्मेशन मिलती रहे कि कौन से वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।